सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। यह चैनल आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और नए नए वीडियोज प्रोवाइड करता है। आज की इस वीडियो में हम लोग पैडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के एक नए चैप्टर, एक नए अध्याय, एक नए विषय वस्तु पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग हर दिन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अलग अलग चैप्टर को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने मेरे और भी वीडियोज को नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और बाल शिक्षण करके एक प्लेलिस्ट होगा, उससे आप निकाल सकते हैं सारा वीडियो और देख सकते हैं। एक एक चैप्टर आपको समझाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हम लोग छठा चैप्टर बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा, इसकी अवधारणा को जानेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षा की व्यवस्था करना एवं उसकी कठिनाइयों को दूर करना ही बाल केंद्रित शिक्षा है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि हम लोग बालक का मनोविज्ञान अच्छी तरह से समझते हैं और बच्चे के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, बच्चों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करते हैं। यही बाल केंद्रित शिक्षा है। विभिन्न कालों में शिक्षा का स्वरूप भिन्न भिन्न रहा है। प्राचीन काल में जहाँ शिक्षा का उद्देश्य बालकों के मस्तिष्क में मात्र कुछ जानकारी भरना समझा जाता था, वहीं आधुनिक काल में बालक का सर्वांगीण विकास शिक्षक का एक परम उद्देश्य बताया गया है। पूर्व के काल में, प्राचीन काल में मात्र कुछ जानकारी दिया जाता था बच्चों को, लेकिन वैसी बात आज नहीं है। आज के आधुनिक काल में एक शिक्षक का यह दायित्व है कि बच्चों का हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास कर सके। इस कार्य के लिए शिक्षक को बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी जरूरी है। अगर कोई शिक्षक बाल मनोविज्ञान की जानकारी अच्छे ढंग से रख ले तो मैं समझता हूँ कि उनका सर्वांगीण विकास हम लोग भली भांति कर सकते हैं। शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता इसलिए भी जरूरी है ताकि वह इसका प्रयोग शिक्षा संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि अनुशासन के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में, जागरूकता के क्षेत्र में आदि, इन क्षेत्रों में उसका प्रयोग शिक्षक कर सके। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक शिक्षक को छात्रों के प्रति क्या अभिवृत्ति, क्या एटीट्यूड होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा, मैं समझता हूं कि आप लोग सब समझ गए होंगे कि बालकों के मनोविज्ञान को समझते हुए, उनकी कठिनाइयों को दूर करते हुए, उनको समझते हुए उनको शिक्षा प्रदान करना बाल केंद्रित शिक्षा है। अब हम लोग देखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की प्रकृति के भिन्नता के कारण इसकी कुछ अलग अलग प्रकार की विशेषताएं हैं। जैसे हम लोग एक एक विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और मैं आप सबों को एक सलाह देता हूं कि पैडागोजी एक ऐसा विषय है जिसको आप चाहेंगे कि हम रट्टा मार के सीख लें, इसको हम नोट्स बना के रट्टा मारते रहें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप इसको बारीकियों से समझिए, आप इसको अच्छे ढंग से समझिए और जहां आपको लगता है कि इन महत्वपूर्ण बातों को हमको नोट कर लेना चाहिए, आप उसको नोट करके अपने कॉपी पर रख सकें ताकि भविष्य में आप उसका पुनरावृत्ति कर सकें। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7858839309। इसमें डायरेक्ट आप हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7858839309। आप मुझे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। अब देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा की कौन कौन सी विशेषताएं हम लोग जानेंगे। पहला है बालकों को ठीक से समझना। जब से मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एंट्री की है, यानी जब से मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना प्रवेश किया है, शिक्षा का स्वरूप बाल केंद्रित हो गया है। शिक्षा का स्वरूप बालकों को फोकस करके बनाया गया है। अब प्रत्येक बालक की ओर व्यक्तिगत रूप से अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में ध्यान दिया जाता है। हम डायरेक्ट बच्चों पर ध्यान दे पाते हैं, हम बच्चों पर फोकस कर पाते हैं, बच्चों की समस्याओं को हम समझाने का प्रयास करते हैं, बच्चों की कठिनाइयों को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। आज शिक्षा का उद्देश्य बालक के ऊपर ज्ञान थोपना नहीं, बल्कि एकमात्र उद्देश्य बालक में निहित शक्तियों का विकास करना है। पहले क्या होता था कि हम लोग बालक के ऊपर एक नॉलेज मतलब ज्ञान इस तरह थोप देते थे, बच्चा नहीं कर पाता था। लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। आज हम एक शिक्षक हैं तो हमारा यह उद्देश्य बन जाता है कि हम बालक में निहित शक्तियों का विकास करें। इस तरह बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही आज की शिक्षा का एकमात्र अंतिम उद्देश्य रह गया है। यानी आज के जो दौर में शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य, शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य, हम सभी शिक्षक का एकमात्र कर्तव्य है कि हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकें। ऐसे में इस बात की आवश्यकता है कि शिक्षक को बालकों के मनोविज्ञान की जानकारी हो, अन्यथा वह उन्हें क्या सिखाएगा कहना बहुत मुश्किल है। अगर हम सभी शिक्षक मनोविज्ञान की जानकारी नहीं रखेंगे तो हम क्या सिखाएंगे, यह हमें समझ में नहीं आएगा। अतः शिक्षक को बालक के व्यवहारों के बारे में, बालक के व्यवहार के मूलाधारों के बारे में, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व आदि का विस्तृत ज्ञान हमें होना जरूरी है। व्यवहार के मूलाधारों का ज्ञान तो सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही बालक के व्यवहार को परमार्जित करना है। अतः शिक्षा बालक की प्रेरणाओं, संवेगों एवं मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? सभी दोस्तों ये ध्यान दें, शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा होनी चाहिए बालक की प्रेरणाओं, बालक के संवेगों एवं बालकों की मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होनी चाहिए। मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में अगर कोई मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं रखता है कोई शिक्षक, तो यह मारपीट द्वारा बच्चों के उन दोषों को दूर करने का प्रयत्न करता है, परंतु बालकों को समझने वाला शिक्षक यह जानता है कि इन दोषों का मूल उनकी शारीरिक, सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में कहीं न कहीं है। मतलब अगर बाल मनोविज्ञान की जानकारी नहीं रखेंगे तो हम बच्चों को मारपीट करके उसके हम दोषों को दूर करने का प्रयास करेंगे, जो बिल्कुल किसी भी रूप में सही नहीं है। परंतु अगर हमें बाल मनोविज्ञान की जानकारी होगी तो हम उस दोष के जड़ को खोजने का प्रयास करेंगे, जो कहीं ना कहीं शारीरिक, सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में कहीं ना कहीं वो जड़ मौजूद है, जिसको हम लोग खोजेंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, यह शिक्षण पद्धति। शिक्षा शास्त्र शिक्षक को यह बताता है कि बालकों को क्या पढ़ाया जाए, परंतु असली समस्या यह है कि किस प्रकार पढ़ाया जाए। अगर हम ये जानेंगे कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, बच्चों को पढ़ाना क्या है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को हम पढ़ाएं कैसे, क्या टेक्निक हो हमारा, क्या हम टेक्निक अपनाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। इस समस्या के समाधान में बाल मनोविज्ञान ही वह माध्यम है जो शिक्षक को किसी न किसी रूप में हेल्प करेगा, शिक्षक की सहायता करेगा। बाल मनोविज्ञान सीखने की प्रक्रिया, विधियों, महत्वपूर्ण कारकों, लाभदायक और हानिकारक दशाओं, रुकावटों के जानने का कारण तथा प्रशिक्षण, संक्रमण आदि जैसे विभिन्न तत्वों से परिचित कराता है। बाल मनोविज्ञान
कैसे हम सिखाएं, इस प्रक्रिया को सिखाता है। कौन सी विधि है जिससे हम सिखा सकते हैं बच्चों को, वो कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन सी वो लाभदायक और हानिकारक दशाएं हैं, कौन कौन से वो रुकावट हैं, वो कारण है जो रुकावट ला रहे हैं बीच में। ऐसे तत्वों की जानकारी हमें बाल मनोविज्ञान ही दे सकता है। इससे प्राप्त ज्ञान से शिक्षक बालकों को सीखने में सहायता कर सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण की विधियों का भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है और इसमें सुधार के उपाय बताता है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण विधि को प्रयोग में लाते समय बाल मनोविज्ञान को ही आधार बनाया जाता है। तीसरा है मूल्यांकन एवं परीक्षण विधि। शिक्षण से ही शिक्षक की समस्या हल नहीं हो जाती। अगर हम मोटी मोटी किताबें लेकर बच्चों को पढ़ाने लग जाएं तो बच्चों की समस्याएं दूर नहीं हो सकती, हमारी समस्याएं दूर नहीं हो सकती, न ही शिक्षकों की समस्याएं दूर हो सकती है, न ही बालकों की समस्याएं दूर कर सकते हैं हम। उसे बालकों के ज्ञान और विकास का मूल्यांकन और परीक्षण करना होता है। एक शिक्षक को बालकों के ज्ञान और विकास का, ये दोनों चीज़ों का मूल्यांकन भी करना पड़ता है, समय समय पर परीक्षण भी करना पड़ता है। मूल्यांकन से परीक्षार्थी की उन्नति का पता चलता है। हम अगर मूल्यांकन लेते हैं तो बच्चों की जो परीक्षार्थी है उनका कितना विकास हो पाया है, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कितना उन्नति की, इसकी जांच हम लोग कर पाते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी बराबर यह जानना चाहते हैं कि वे कहाँ प्रगति कर रहे हैं और यदि उनको सफलता अथवा असफलता मिली है तो क्यों और उसमें क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं। अगला है पाठ्यक्रम की प्रकृति। समाज और व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए स्कूल के पाठ्यक्रम की प्रकृति व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों, सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। जैसा समाज, जैसे व्यक्ति हैं, उनकी जैसी आवश्यकताएं हैं, उसको हम ध्यान में रखें और तब हम स्कूल का पाठ्यक्रम तैयार करें। पाठ्यक्रम की प्रकृति कैसी हो तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों और सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित हो। बाल केंद्रित शिक्षा में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि पाठ्यक्रम की प्रकृति का विकास बालक की आवश्यकताओं, उसकी आयु एवं विशेष अवस्थाओं जैसे उस विशेष गुणों के अनुरूप ही हो। इस बात का हम पूरा ध्यान रखें बाल केंद्रित शिक्षा में कि पाठ्यक्रम की प्रकृति कैसी हो, जो बच्चों के अनुकूल हो, जो बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। बालकों की आयु कैसी है, वो किस एज के हैं, उस अनुसार हम उसकी व्यवस्था करेंगे। पांचवा है व्यवस्थापन एवं अनुशासन का प्रयोग। बाल केंद्रित शिक्षा में कक्षा एवं विद्यालय में अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी बाल मनोविज्ञान सहायक रूप में कार्य करता है। कहने का अर्थ है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बाल मनोविज्ञान जो होता है वो कक्षा एवं विद्यालय में अनुशासन को बनाए रखने में हमारी मदद करता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बाल केंद्रित शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसको आप अच्छे ढंग से नोट करें और इसको अच्छे ढंग से समझें। मैं समझता हूँ कि विशेष इसमें कुछ याद करने का नहीं है। मेरे वीडियो को एक बार दो बार ध्यान से सुनिए। मैं तो कहूँगा ईयरफोन लगा के सुनिए, हेडफोन लगा के सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखिए फिर एक भी प्रश्नोत्तरी आप गलती नहीं करेंगे। अब हम देखें प्रगतिशील शिक्षा क्या है। प्रगतिशील शिक्षा में मुख्य जोर शिक्षण विधि की व्यवहारिकता पर दिया जाता है। शिक्षण विधि जो भी है
उसकी व्यवहारिकता पर जोर देकर प्रगतिशील शिक्षा हम पा सकते हैं। इस शिक्षण विधि में बालक के स्वयं करके सीखने की प्रक्रिया पर ज़्यादा जोर दिया गया है। यह शिक्षण विधि हमें इस बात पर जोर देने के लिए प्रेरित करता है कि हम बालक को स्वयं करके सीखने दें। इस शिक्षण विधि में बालक के जीवन, क्रियाओं और विषयों में एकता स्थापित की जाती है। यह बालक के जीवन की क्रियाओं को समग्र रूप से विकसित करने पर जोर देता है। इस शिक्षा पद्धति में बालक की रुचि को महत्व दिया जाता है। जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के तहत शिक्षा में 2 तत्वों को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना है, प्रथम रुचि एवं द्वितीय प्रयास। जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के तहत शिक्षा में 2 तत्वों को विशेष रूप से स्थान दिया है। पहला है प्रथम रुचि और दूसरा है द्वितीय प्रयास। शिक्षक को बालक की स्वाभाविक रुचियों को समझकर उसके लिए उपयोगी कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। बालक को स्वयं कार्यक्रम कर बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे जितना ज़्यादा खुद से प्रयास करें उतना ज़्यादा वो सीखने का प्रयास करेंगे। ऐसा करने से उनमें किसी तरह का भय या दबाव नहीं रहेगा और वे कार्यक्रम को रुचि के अनुसार बना सकेंगे। हम बच्चों को उनके अनुसार काम करने दें, वो जैसा चाहते हैं हम उनके अनुसार उसको काम करने दें। हम चाहते हैं कि बच्चे ये करें, इससे क्या होता है, बच्चों में कुंठा की भावना आती है, बच्चे अपने आप को किसी न किसी दबाव में महसूस करते हैं। तो हम ये करें कि बच्चों को खुद काम करने दें। ऐसा करने से किसी तरह का भय या दबाव बच्चों में नहीं रहेगा और वे कार्यक्रम को रुचि के अनुसार बना सकेंगे। फलतः स्कूल क्रिया आत्म क्रिया बन जाएगी। स्कूल क्रिया क्या हो जाएगी? आत्म क्रिया बन जाएगी। जॉन डीवी के शिक्षा संबंधी इन विचारों के आधार पर ही आगे चलकर प्रोजेक्ट प्रणाली का जन्म हुआ। प्रोजेक्ट प्रणाली में यह उल्लेख किया गया है कि बच्चों को ऐसे बौद्धिक एवं नैतिक कार्यों में बच्चों को ऐसे काम दिए जाने चाहिए कि उनमें स्फूर्ति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और मौलिकता का विकास हो सके। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक को सम्मानजनक एवं महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जी हाँ, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक को एक उसको रिस्पेक्ट मिला है, एक अच्छा सम्मान मिला है और इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि शिक्षक समाज का सेवक है। इस पद्धति में शिक्षक से यह आशा की गई है कि वह विद्यालय में एक ऐसे वातावरण का निर्माण करे जिसमें पल बढ़कर बच्चे का सामाजिक व्यक्तित्व विकास हो सके और वह लोकतंत्र का एक सफल एवं योग्य नागरिक बन सके। प्रगतिशील शिक्षा में अनुशासन का भी महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन अनुशासन के नाम पर बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को कुंठित करने के प्रयास को बिल्कुल गलत माना गया है। अनुशासन का यह मतलब नहीं है कि बालक की जो भी स्वभाव है, बालक की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसको हम दंडित करके उसको हम लोग दबाने का प्रयास करें। सच्चा अनुशासन एक प्रकार से सामाजिक अनुशासन है और यह बालक के विद्यालय के सामूहिक कार्यों में भाग लेने से उत्पन्न होता है। विद्यालय में ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि बालक परस्पर सहयोग से रहने का अभ्यास कर सके। विद्यालय में एक से उद्देश्य लेकर शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं नैतिक कार्यों में एक साथ भाग लेने से बालकों में अनुशासन का भाव उत्पन्न होता है और बालकों में नियमित रूप से कार्य करने की आदत विकसित हो जाती है। विद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों में बालक के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। बालक को प्रत्यक्ष रूप से उपदेश न देकर उसे सामाजिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छे अनुशासन में रहें तो डायरेक्ट उनको हम लोग उपदेश न दें
और बच्चों को सामाजिक परिवेश उपलब्ध करा दें तो मैं समझता हूँ कि बच्चों में अनुशासन की भावना प्रबल होगी और बच्चे अनुशासन अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। उनके सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे कि उनमें ऐसे उदाहरणों के से आत्मानुशासन उत्पन्न हो जाए और सही अर्थों में वे एक सामाजिक प्राणी बन जाएं। वर्तमान में शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौमिक बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। आज का जो दौर है, आज का जो शिक्षा का दौर हम देख रहे हैं, उसमें शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौमिक बनाने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। वह मुख्यतः प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांतों के ही समान है। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास है और प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए शिक्षा के प्राप्त अवसर मिलने चाहिए। सभी को शिक्षा प्राप्त करने का एकदम अधिकार दिया जाना चाहिए। आधुनिक शिक्षा में वैज्ञानिक और सामाजिक प्रवृत्ति के जो तत्व विद्यमान हैं उनमें प्रगतिशील शिक्षा का ही योगदान है। इसके अनुसार शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है। इसका लक्ष्य व्यक्ति और समाज दोनों का विकास करना है। इससे व्यक्ति का बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और शारीरिक विकास होता है। कहने का मतलब है कि हम प्रगतिशील शिक्षा पर ध्यान दें तो बच्चे की बौद्धिक, मानसिक, नैतिक और शारीरिक विकास एकदम होना ही है। तो आज का यह चैप्टर, आज का यह वीडियो आप सबों को कैसा लगा? अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में देखिएगा एक बेल होता है, घंटी छपा होता है, घंटी को टच करना है और ऑल को सेलेक्ट कर लेना है, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप तुरंत वीडियो को देखकर वीडियो का लाभ ले सकें। मिलते हैं कुछ नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल में बने रहें। धन्यवाद।